नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या चल रहा है? हमें भी बताओ क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? हाउ इज एवरीथिंग? क्या चल रहा है? हाँ, अभी ये मत बोलने लगना कि फॉग चल रहा है। हाँ हाँ, मस्ती का मूड है कि पढ़ाई का मूड है? हाँ जी, क्या लग रहा है? पढ़ाई करी जाए, आज अच्छे से की जाए। राधे राधे बेटा, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा देखो, मेरा पूर्ण तो है कि भाई पढ़ाया जाए क्योंकि आज पढ़ाई भी कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी चल सकती है, क्योंकि टॉपिक मजेदार है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग से है आज के। एक तो वही है, हम लोग कल पढ़ रहे थे बिजनेस और ट्रेड वाला, वो हमारा बीच में छूट गया था, तो एक तो उसको फिनिश कर लेते हैं पहले। उसमें कुछ कठिन तो नहीं लग रहा ना, काफी बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं मैं उनको बता दूंगा अभी आपको, तो वो कर लेते हैं पहले बिजनेस वाला। उसके बाद हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसके अंदर हम पंचायत को समझेंगे। ठीक है, दी पंचायती राज सिस्टम। और उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज क्या होती हैं वो भी जानेंगे। और अगर टाइम मिला तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, याद करो मैंने आपको डीपीएसपी में भी पढ़ाया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप ये मत सोचो कि हैवी होने वाला है, हैवी बिल्कुल नहीं होगा, सारी चीजें समझने वाली हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा साथ के साथ, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल हेडेक लेनी ही नहीं है, ठीक है? देखो, एक बात को समझो आप सभी लोग, जितना हेडेक लेते हैं ना उतना अपनी एफिशिएंसी कम होती है। क्यों लेना है हेडेक? एंजॉय करो, एंजॉय करते करते पढ़ो। किसने कहा कि एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो सकता? है ना? हो ही नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है बेटा। वो आपके ऊपर है कि आप किसी चीज को कैसे ले रहे हो। और अदरवाइज ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तो अपने आप में ही इतना मजेदार है, जिसमें मैं तो कहता हूं कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं होगी जो आपको लगा होगा कि अरे ये तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, अरे दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू फॉर मी। ऐसा नहीं है, हर चीजों के बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है पहले से, उसको बस अच्छी से समझना होता है इन दी सेंस कि हाँ, कल को एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे या फिर क्या ऑप्शन मार्क करेंगे। तो इतनी सी बस स्ट्रगल है, हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलो, तो शुरू करें आज का सेशन। तैयार हो जाओ फटाफट से। तो कल की कहानी थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। कल की कहानी क्या थी? कल की कहानी में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने एक बात तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 301, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो घोषणा करता है। और वो क्या घोषणा करता है? कि हमारा जो कंट्री है उसको हम बिजनेस और ट्रेड पर्पसेस के लिए एक कॉम्पोजिट एंटिटी की तरह देखेंगे। कॉम्पोजिट एंटिटी मतलब हमारे देश के अंदर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 301 के अंदर, मैंने आपको नोट भी कराया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 302। आर्टिकल 302 में छोटी सी बात लिखी है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो, आपको जो बातें याद रखनी है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिस कानून के माध्यम से कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हो इसी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो दो कंडीशन है, एक तो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए और दूसरा लॉ का बनाना जरूरी है पार्लियामेंट के द्वारा। फिर उसकी यही एक पॉइंट था जहां से हम लोग आज कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा। एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल हो गया आर्टिकल 301 के अंदर कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। फिर आर्टिकल 302 के अंदर हमने बात कर ली कि रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब देखो दोस्तों, आर्टिकल 303 जो है उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? पहले उसको समझेंगे,
फिर उसको मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। और देखो समझने वाली बात है, कुछ भी इधर उधर की भाषा में, लैंग्वेज में और किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठना। अगर आपने ये किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस समझना है, ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है। देखो नॉर्मल रूल तो यही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी राज्य के द्वारा, ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को, फिर वो चाहे गुड्स और सर्विसेज उसी राज्य से क्यों ना आ रही हो। ये तो बच्चे जनरल प्रिंसिपल है, ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि कोई भी स्टेट किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देगी। पर एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना, ऐसा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पॉसिबल है, और वो सिचुएशन क्या है? स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। और ये आखिरी पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को कल नोट डाउन कराया था। किया था सब लोगों ने नोट डाउन? एक बार वाई टाइप करो फटाफट से। यहां तक हम लोगों ने सबने नोट डाउन कर लिया था, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स वाली बात तक, ठीक है। हम लोग सेम पेज पे आ गए हैं सब लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अभी हमने क्या पढ़ा 301 के अंदर कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होगा, फिर हमने 303 के अंदर क्या पढ़ा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब इस बैकग्राउंड में दोस्तों एक नया आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल 304, और इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है? ये दो बातें कह रहा है और दोनों बातों को अलग अलग समझना है। सबसे पहला बात जो आपको समझना है वो है नॉन, ध्यान से सुनना, इस शब्द का इस्तेमाल करना है आपको, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस। क्या? फिर से बोलो मेरे साथ, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे टैक्सेस जो लगाए तो जा रहे हैं राज्यों के द्वारा, पर वो भेदभाव नहीं करते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लिखा हुआ है ना, पर वो भेदभाव नहीं करते हैं। किस चीज में भेदभाव नहीं करते हैं? उन गुड्स में, उन सर्विसेज में जो उस राज्य के अंदर से आ रही हैं, और उन गुड्स में और उन सर्विसेज में जो बाहर के किसी राज्य से उस राज्य के अंदर लाई जा रही हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव ना करता हो टैक्स, ऐसा टैक्स अलाउड है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब हम आर्टिकल 301 के अंदर कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होगा, या आर्टिकल 303 के अंदर कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि जो राज्य है उसके पास टैक्स लगाने की पावर नहीं है। नहीं, देखो टैक्स लगाने की पावर बहुत एसेंशियल पावर होती है, क्योंकि वो रेवेन्यू का सोर्स होता है स्टेट का। किसी की भी टैक्स लगाने की पावर को हम आमतौर पर नहीं छीन सकते हैं, उसकी रोजी रोटी है, राज्य चलेगा कैसे। इसलिए सेक्शन 3 आर्टिकल 304 इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करता है बच्चों। वो कहता है कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगाया जा रहा है तो वो अलाउड है। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जो भेदभाव ना करे। तो फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अगर ये पेन मेरे राज्य में बन रहा है और यही ऐसा ही पेन किसी दूसरे राज्य से आ रहा है, तो मैं दोनों पे सेम टैक्स लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने वाले पे कम टैक्स लगाऊं और बाहर वाले पे ज्यादा टैक्स लगा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूं, तो वो सर्विसेज पे जो टैक्स लगा रहा हूं अपने स्टेट के अंदर, जो मेरे स्टेट की सर्विसेज है, वो सेम होगा जो टैक्स लगाया जाएगा ऐसी ही किसी सर्विस पे जो किसी दूसरे राज्य से हमारे यहाँ आई जा रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? अब नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। तो आज का कंटिन्यू करना डिस्कशन, आपने जहां पे छोड़ा था ना उसका अगला पैरा लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल रहा हूं, पर आप अपने हिसाब से एक लाइन छोड़ के इस पॉइंट को लिखना। और नंबर नहीं भी डालना है तो मत डालो, एरो बना लो या फिर डॉट बना लो, दैट वुड बी फाइन। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है।
एज पर आर्टिकल 304 it is allowed for the states to impose taxes on products and services subject to the condition that they must not discriminate between the goods and services originating from that state and goods and services being imported from other states. ठीक है, आ गया समझ में क्या लिखा मैंने दोस्तों? ये लिखा है कि आर्टिकल 304 के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी राज्य किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी सर्विस पर टैक्स लगा सकता है, बशर्त है कि वो जो टैक्स लगा रहा है वो किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट ना करे, किस चीज में डिस्क्रिमिनेट ना करे? उन गुड्स एंड सर्विसेज में जो उस स्टेट में अराइज हो रही हैं और उन गुड्स एंड सर्विसेज में जो किसी दूसरे स्टेट से लाई जा रही है। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा लिखने की, जिंदगी भर थोड़ी ना मिलेगा वहां पे लिखते रहोगे, स्पीड बढ़ाओ। जब मैं खत्म करूं तब आप भी खत्म करो उसको, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में कि लिखते रहोगे बार बार। ठीक है, चल एक ये पॉइंट हो गया। अब एक और पॉइंट सुन लो फटाफट से। देखो, दूसरी सिचुएशन ये है, अभी आपको याद होगा मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 302, जहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, इसी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लॉ बनाकर। ठीक है, वो पार्लियामेंट की पावर थी लॉ बनाकर रेस्ट्रिक्शन लगाने की। अब दोस्तों देखिए, जो दूसरी बात आपको समझनी है वो यही समझनी है कि स्टेट के पास भी ऐसी ही पावर होती है। मतलब हमारे जो राज्य हैं, हमारी जो स्टेट्स हैं, उनके लिए भी दोस्तों ये पॉसिबल होता है कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर। मतलब केवल पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है ऐसे किसी भी रेस्ट्रिक्शन को लगाने की, जो हमारी स्टेट्स हैं उनके पास भी ये पावर है कि वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। बशर्त है कि इसके लिए पहले तो वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसे कानून बनाना पड़ेगा, और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा कोई भी कानून बनाने से पहले जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी एसेंट लेनी होगी। मतलब
उनकी परमिशन लेनी होगी, इट इज एसेंशियल। ठीक है, बिना असेंट लिए ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो और लिखते चलना साथ के साथ। दी स्टेट्स are also empowered to provide for reasonable restrictions in public interest by way of making a law on the subject। ठीक है, however it is necessary that the assent of the president is taken before enforcing any such law। ठीक है, आ गया बात समझ में? क्या बोला मैंने कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर कानून बनाकर, बशर्त है कि उनके लिए जरूरी होगा कि उनको प्रेसिडेंट साहब की पहले एसेंट लेनी पड़ेगी ऐसे किसी भी कानून को लागू करने से पहले। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसे ही बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है आपको। ठीक है, हर बात समझ में आनी चाहिए और हर बात आपके रजिस्टर में उतरनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब बस एक और बात है, देखो कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो मोनोपोलीज की बात करते हैं। समझते हो मोनोपोली का मतलब? समझते हो बच्चे? आर्टिकल 304 ही है ये। ठीक है, देखो कभी कभी ना मैं एक दो आर्टिकल को मिक्स करके कोई पॉइंट लिखवाता हूं, तो इतना उसको लेके परेशान नहीं होना होता है। जब हम आंसर लिखते हैं उसमें अगर आपने रेफरेंस दे दिया ना एक भी पॉइंट पे आर्टिकल 304 का, तो काफी है। हर जगह आप उसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं होती हर जगह आप, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप आंसर लिखोगे तो आप आंसर ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस पे आंसर आ गया, तो आप आंसर ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि आर्टिकल 301 लिख रहे हो पहले, फिर 302 लिख रहे हो बाद में, फिर 303 लिख रहे हो, फिर 304 लिख रहे हो। इतना टाइम थोड़ी ना होता है। आप जो आंसर लिखोगे वो कंपोजिट तरीके से लिखोगे जिसमें बार बार इंटरेक्शन होगा। कभी कोई बात लिख दोगे जो 301 से आ रही है, कभी कोई बात लिख दोगे जो 304 में लिखी है, तो कब तक ट्रैक करोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप तभी तो मैं कहता हूं आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहती हैं। आप कभी भी आंसर को लिख के देखना, इट वुड नॉट बी जस्ट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपने एक बार आर्टिकल का रेफरेंस दे दिया, जैसे हमने अगर यहाँ पे आर्टिकल 304 का रेफरेंस दे दिया तो काफी है। अब हर पॉइंट पे या हर लाइन पे यू डोंट नीड टू राइट। ठीक है, वो पॉइंट क्या है दैट मस्ट बी क्लियर। आप कह क्या रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चल तो आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा था मोनोपोलीज के बारे में। मोनोपोलीज का मतलब समझते हो? व्हाट इज अ मोनोपोली? क्या होता है मोनोपोली? कोशिश करो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ व्हाट इज योर आइडिया ऑफ ए मोनोपोली, क्या होता है? ये कुछ ऐसी बात हम लोगों ने आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर भी पढ़ी थी। क्या होता है बेटा मोनोपोली? हाँ, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, एक एक आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, नो कंपटीशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
देखो, जब वैसे तो मोनोपोली एक वैसा शब्द है जिसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, पॉलिटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बट नॉर्मली जो अगर हम इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी बिजनेस है या कोई भी ट्रेड है वो किसी लिमिटेड हाथ तक सीमित है। और वो लिमिटेड हाथ हो सकता है कोई कंपनी का हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लिमिटेड हाथ सरकार का भी हो, क्योंकि याद है मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 19(1)(g) में, जब उनकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पढ़ रहे थे आर्टिकल 19(6) के अंदर, मैंने आपको बोला था कि सरकार के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो किसी भी बिजनेस को एक्सक्लूसिवली खुद कर सकती है और बाकी सबको एक्सक्लूड कर सकती है। तो हमारा ये जो आखिरी पॉइंट है बिजनेस और ट्रेड के बारे में वो यही कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी मोनोपोली एस्टेब्लिश की गई है। मोनोपोली का मतलब वही कि कोई कंपनी की मोनोपोली है जो किसी भी कानून के द्वारा प्रोटेक्टेड है, या फिर सरकार की ही मोनोपोली है किसी भी बिजनेस के बारे में। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति है, फिर वो चाहे किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर हो, और एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब हमारे भारतीय संविधान के अंदर क्या होता है बच्चों, वो लॉ जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले से चले आ रहे हैं। तो किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर कोई मोनोपोली चली आ रही है, या फिर भारतीय संविधान लागू होने के बाद कोई मोनोपोली एस्टेब्लिश की गई है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो जो मोनोपोली है या मोनोपोली का जो चलना है, कंटिन्यू होना है, उसको हम वायलेशन नहीं मानेंगे आर्टिकल 301 का। ठीक है, वो जो मोनोपोलीज हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, ठीक है, वो मोनोपोली एस्टेब्लिश करे हुए है किसी भी बिजनेस के संबंध में, तो वो कर सकता है और उसके साथ कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक है, बस इसमें प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर होती है कि अगर वो चाहे तो, सुनना बहुत ध्यान से, ये एक्सेप्शन है इसका, अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो उस मोनोपोली के संबंध में कुछ नियम कानून बना सकते हैं, उसको हटाने का या उसको अमेंड करने का, उसमें चेंजेस लाने का। कौन? प्रेसिडेंट साहब। अदरवाइज वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। ठीक है, और ये बात कहां पे लिखी है? हमारे आर्टिकल 305। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, इसको बस और लिख लो आखिरी में। इट इज पॉसिबल for the monopolies established and protected by existing law or a new law and the same will not be considered as violating the principle of आर्टिकल 301। ठीक है, एज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 301। However, the president retains control over such matters and he may provide otherwise। प्रोवाइड अदरवाइज का मतलब क्या है? मतलब वो चाहे तो इसके बारे में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो क्या लिखा है कि मोनोपोलीज के लिए ऐसा पॉसिबल है, अगर कोई भी मोनोपोली है किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर एस्टेब्लिश की गई है या प्रोटेक्टेड है या किसी नए कानून के अंदर स्थापित की गई है, तो उसको हम लोग नॉर्मली नहीं मानेंगे कि वो आर्टिकल 301 का वायलेशन कर रही है, पर प्रेसिडेंट साहब के पास कंट्रोल रहेगा कि अगर वो चाहेगी तो इसके संबंध में कोई नियम कानून बनाना चाहे, कोई बदलाव लाना चाहे,
तो वो ला सकती है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात? ये दोस्तों हमारे पॉइंट्स हो गए जो बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड है। अब इसके आगे एक छोटी सी बात है, अगर वैसे मेरे हिसाब से नोट करने की कुछ बहुत ज्यादा उसमें जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर ऐसा जरूरी लगे तो इसके बारे में एक कमेटी वगैरह भी बनाई जा सकती है, इन दी सेंस कि जिसका काम होगा, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी संस्था जिसका काम होगा कि ये जो सारे आर्टिकल्स हैं इनको कैसे एनफोर्स करना है, कैसे इनको मेंटेन करना है, वो सारी चीजों का ध्यान रखें। वैसे आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, इंटर स्टेट काउंसिल, याद है इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में थी, याद करो। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल बताई थी उसका काम ही क्या था कि वो ट्रांजैक्शन को देखती थी केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में, तो वो इस चीज को हैंडल कर लेती है। तो बात बन जाती है, इसके लिए हमको कोई स्पेसिफिक डिफरेंट अथॉरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल, आठे याद है चलो वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, बिजनेस और ट्रेड से अगर कोई बात पूछेंगे तो आप एक अच्छा आंसर लिख लोगे? एक अंडरस्टैंडिंग बनी, समझ में आया कि क्या कह रहा था आर्टिकल 301, क्या उसका एसेंस था, फिर किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट लगा सकता है, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से एनालाइज करना होता है। देखो बच्चे, एक अच्छे आंसर की ये पहचान होती है कि उसको लिखने वाले व्यक्ति ने कितने अच्छे से चीज को समझा है, और वो तभी दिखाई देगा आपके पेपर पे जब आप उसको अपनी भाषा में उतारोगे और इस तरीके से उतारोगे कि जैसे कोई बात कर रहा हो। जैसे हम लोग भी यहाँ पे जब लिखने की कोशिश करते हैं तो कहीं से टीप थोड़ी ना रहे हैं, कहीं से कॉपी थोड़ी ना कर रहे हैं, वही बात जो हम समझते हैं उसको लिखने की कोशिश करते हैं। यही चीज बच्चे आपको खुद से सीखनी होगी, और ये बात मेरी लिख के ले लो, अगर आपने ये कला सीख ली बेटा, अगर आप ये सीख गए कि जो मुझे आता है, जो मुझे समझ में आया है, उसको मैं अपनी भाषा में लिख लूं, आपको मैं बता नहीं सकता कि आप कितने आगे निकल जाओगे इस रेस में। क्योंकि ये मान के चलो कि जुडिशरी के एग्जाम में जितने बच्चे बैठते हैं ना, उसमें से 90% बच्चों की दिक्कत ही ये है कि उनको लिखना नहीं आता है, और उनको लगता है कि कमी पढ़ाई में है। असल में प्रॉब्लम है कि उनको लिखना नहीं आ रहा है। तो बच्चे तभी, जैसे आप अपने सामने देखते हो ये चीज, जैसे आपने नोट डाउन करी, इससे सीखो कि देखो हम किसी बात को कैसे लिख रहे हैं, हम कैसे उसे पुट डाउन कर रहे हैं, तब एक अच्छा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा, जिसको हमें आज शुरू करना है, खत्म तो नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है, पर जिसे हमें शुरू करना है वो होगा पंचायत। पर मैं पंचायत पे मूव करूं उससे पहले मैं आपको कुछ केसेस पढ़ाना चाहता हूं बिजनेस से जुड़े हुए। ठीक है, उन केसेस को फटाफट से नोट कर लेंगे और समझ लेंगे कि उनके अंदर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखो कुछ भी नया नहीं है, वही है जो हमने आर्टिकल के माध्यम से सीखा है, बस उसको केस के माध्यम से पुट डाउन हम लोगों को करना है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक केस हुआ जिसका नाम था ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और काफी पुराना केस है, 1962 का केस है। इस केस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, मतलब इस केस में पहली बार नहीं उठा, इसके पहले भी एक केस में उठा था, उसका नाम था अतिबारी टी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। ये दोनों ही केस 1 साल के डिफरेंस में हुए। अतिबारी, अभी दोनों के नाम नोट डाउन करा दूंगा, अभी बस कहानी सुनो। अतिबारी वाला केस हुआ 1961 में, और ये वाला जो केस है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वाला, ये वाला हुआ 1962 में, और दोनों का जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफी सिमिलर था। अब हुआ क्या, सवाल क्या उठ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि मान लीजिए कोई भी स्टेट है, ठीक है, कोई भी राज्य है, वो टैक्स लगाना चाहता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरे राज्य से आ रही हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहता है। अब जो पार्टीज हैं, जो लोग हैं, जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये टैक्स लगाकर ये जो राज्य है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हिंडर कर रहा है, क्योंकि मैं इस राज्य में घुस रहा हूं
मुझको टैक्स देना पड़ रहा है, मैं क्यों दूं टैक्स? वो ये कह रहा है क्योंकि आर्टिकल 301 में लिखा है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है, तो आप मुझ पे क्यों टैक्स लगा रहे हो? और ये मेरे साथ बार बार हो रहा है। जैसे मैं अगर यूपी जा रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं, फिर मैं राजस्थान जा रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं, बिहार जा रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं। और ये जो टैक्सेशन है बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ये बाधा बन रहा है। और देखो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है बच्चे, इट इज ऑल्सो ट्रू। बट अभी जो मैंने बात आपको बताई थी आर्टिकल 303 पढ़ाते वक्त, मैंने आपको क्या बोला था कि राज्य के लिए भी जो टैक्सिंग पावर है वो बहुत एसेंशियल है। उसको भी तो रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको भी तो अपने खर्चे निकालने हैं। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि राज्य टैक्स लगाएगा ही नहीं, वो भी उसकी वन ऑफ द सोवरेन पावर्स है, करेगा, बिल्कुल एक्सरसाइज करेगा उसको। तो हम इसको बैलेंस रीच आउट कैसे करें? और एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपेंसेटरी टैक्सेस का। अभी बस सुनो, लिखवा दूंगा, अभी बस सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कंपेंसेटरी टैक्स, नाम को देखो, मतलब एक ऐसा टैक्स जिसको कंपेंसेशन की तरह माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उसको मैं पे कर रहा हूं तो मैं कंपेंसेट कर रहा हूं राज्य को। तो आप सोचोगे किस बात का कंपेंसेशन दे रहा हूं? तो राज्य कहता है, राज्य के अंदर सड़कें बनवाई मैंने, आपको सुरक्षा दी मैंने, पुलिस सर्विस मैंने प्रोवाइड करवाई, बाकी की जो एसेंशियल नीड्स थी वो मैंने प्रोवाइड करवाई। अगर मैं आपको ये सारी सर्विसेज नहीं देता तो आप मेरे राज्य के अंदर कर लेते बिजनेस? हो जाता बिजनेस? अगर आपको ये सारी एसेंशियल फैसिलिटी नहीं मिलती तो आप कर लेते। और ये जितनी भी मैंने एसेंशियल फैसिलिटीज दी, कोई भी फ्री में तो आई नहीं, टैक्स के माध्यम से ही आई, मेरे खुद के पैसे से आई, राज्य के खुद के पैसे से आई, जो उस राज्य में रहने वाले लोगों ने टैक्स दिया उससे आई। तो अगर आप उन सर्विसेज को यूज कर रहे हो, अगर आप उनका फायदा उठा रहे हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देन यू हैव टू पे टैक्स। ठीक है, ये स्टेट का आर्ग्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही केसेस में, अतिबारी का जजमेंट भी और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट का जजमेंट भी, दोनों ही केसेस में इस बात को माना, इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हां, ये बात राज्य की जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो कंपेंसेटरी टैक्सेस लगा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि वो स्टेट है, या कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो उसकी दादागिरी की वजह से आ रहा हो। ये उस चीज का चार्ज है जिस सर्विसेज को आप यूटिलाइज कर रहे हो किसी भी राज्य के अंदर जाकर। ठीक है, क्लियर है? पर फिर से इसके ऊपर एक छोटी सी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि हां, आप लगा लो कंपेंसेटरी टैक्स, वी आर नॉट डिनाइंग इट, बट बट याद रखना क्या कहा गया था, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर वो टैक्स आप लगा रहे हो किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी सर्विस पे, तो आप वही टैक्स अपने द्वारा जो बनाई जा रही चीजें हैं, आपके राज्य में जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उन पे भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए ना हमको, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, मानो ये पेन है, ये पेन मेरे राज्य के अंदर बन रहा है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है, मानो 5 रुपए टैक्स लगा रहा हूं, और यही पेन अगर कोई दूसरे राज्य से आ रहा है, मैं उसके ऊपर 20 रुपए टैक्स लगा रहा हूं, तो मार्केट में ये पेन तो 6 रुपए का भी बिक सकता है क्योंकि 5 ही रुपए टैक्स का है। पर वो बेचारा जो दूसरा बिजनेसमैन है, जो दूसरे स्टेट से आके बेच रहा है, उस पर तो 20 रुपए का तो टैक्स ही लग गया, वो 21, 22 रुपए, 23 रुपए का तो बेचेगा ही। और अगर दोनों पेन सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है, तो उसका पेन खरीदेगा कौन? तो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस तो एक तरीका हो गया ना किसी को बिजनेस से एक्सक्लूड करने का। तो आप लगा लो कंपेंसेटरी टैक्स, बट दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड शुभम, बिल्कुल ठीक है। आ गई बात समझ में? अब इसको लिखवा दूं, इन दोनों जजमेंट्स को साथ में साइड कर लोगे, रेशियो बिल्कुल सेम। ठीक है, तो मैं आपको नोट करवा देता हूं पहले जजमेंट्स के नाम। अतिबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम,
अतिबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ असम, और ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है 1961 का। बैक टू बैक ये केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और दूसरा है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये है सुप्रीम कोर्ट 1962 का जजमेंट, 1962 का जजमेंट। अब लिख लो इन दोनों जजमेंट्स के अंदर क्या बोला गया है। फ्रेश पेज पे लिखवा दूं? फ्रेश पेज पे लिखवा देता हूं, इसमें आ नहीं पाएगा। केस का नाम नोट कर लिया होगा, नहीं होगा तो मैं पीपीटी अपलोड हो ही जाएगी आपकी। अब देखो ध्यान से नोट करना और समझते चलना साथ के साथ कि क्या बोला जा रहा है। The states have the power, the states have the power to impose compensatory taxes, which means such taxes which are imposed to compensate the state for the services provided by it to ensure successful conduct of business. However, such taxes cannot be compensatory, cannot be discriminatory। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा है कि स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो कंपेंसेटरी टैक्सेस को इंपोज कर सकते हैं, जिसका मतलब है ऐसे टैक्सेस जो राज्य लगाता है, जिनके माध्यम से स्टेट्स को कंपेंसेट किया जाता है उन सर्विसेज के लिए जो वो प्रोवाइड कर रही है, जिससे बिजनेस हो सके। पर ऐसे जो टैक्सेस लगाए जाएंगे वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? सबने नोट कर लिया? यहां पे भी और यहां पे भी दोनों जगह नोट करना जरूरी है। चल, अब एक आखिरी जजमेंट पढ़ाता हूं आपको इस कॉन्सेप्ट से, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। ये भी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC, and this is 1957 ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट 1957। ये जजमेंट वैसे बार बार आती है, फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में भी आती है जजमेंट, पर यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट है, अरे डिस्क्रिमिनेट बेटा, किसी अभी तो इतना बड़ा एग्जांपल दिया, टैक्स ज्यादा लगा दिया बाहर के प्रोडक्ट पे, अपने स्टेट वाले प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगाया तो डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ। अभी तो एग्जांपल दिया पेन का
कि हम लगा रहे हैं अपने घर स्टेट में जो पेन बन रहा है उस पर लगा रहे हैं 5 रुपए टैक्स, जब दूसरे स्टेट से आ रहा है उस पर लगा रहे हैं 20 रुपए टैक्स। ध्यान कहाँ है? ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। वैसे फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में ज्यादा बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है, पर यहाँ पे भी इसका एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है। और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना आर्टिकल 301 के अंदर, कि जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वो जो प्रोटेक्शन है दैट इज ओनली इन रिलेशन टू दोज ट्रेड्स, वो केवल ऐसे व्यापारों के लिए है सुरक्षा जो लीगल हैं, जो कानूनी है। जिसका मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यापार जो गैर कानूनी है या कानून के अनुसार नहीं है, या किसी समय पे कानूनी हुआ करता था पर अब वो कानूनी नहीं है, ऐसे किसी भी व्यापार के संबंध में कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों को क्लेम नहीं कर सकता है जिनकी व्याख्या आर्टिकल 301 के अंदर करी गई है। मतलब वो जो पर्सन है वो उन राइट्स को क्लेम नहीं कर पाएगा जो आर्टिकल 301 के अंदर एंश्योर किए गए हैं कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। तो क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, दैट द बिजनेस एंड ट्रेड, वो जो एक्टिविटी है, दैट हैज टू बी लीगल, दैट हैज टू बी विद इन द लाइंस ऑफ लॉ, कानूनी होनी चाहिए। नोट कर लो। इट इज essential to claim the protection of article 301 that the said business and trade activity must be legal, ठीक है, वो कानूनी होनी चाहिए, कानून के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गए तीनों केसेस। चल, ये हो गया आपका बिजनेस और ट्रेड। क्वेश्चन आए अच्छे से लिख लेना अपना, इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। एक बार चैट बॉक्स वाई टाइप कर दो फटाफट से सभी लोग। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक, वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बस समझना है, दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर देखो, अगर आप बेयर एक्ट उठा के देखोगे तो अनगिनत आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और उन्हीं को अगर आप केवल आर्टिकल को ही पढ़ने बैठो तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि आप सबको याद रख पाओ। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक ऐसा पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रक्चर बनाने की अपने दिमाग के अंदर, जिसके अंदर सारे जरूरी पॉइंट आ भी जाएं, और एक समय सीमा के अंदर, जितनी समय मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, उस समय सीमा के अंदर उन सारे पॉइंट्स को लिख भी पाओ। बच्चे, ऐसा आपके साथ होगा एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टॉपिक्स बहुत लेंदी इन नेचर होते हैं, पर उन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट नोट आ गया, शॉर्ट नोट में आपसे पंचायत पूछ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब पंचायत पे बतेरे आर्टिकल भरे पड़े हैं, तो वहां पे आपको ये कला आनी चाहिए कि मेरे को कैसे पुट डाउन करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन एक पेज के अंदर, या फिर 2 पैराग्राफ के अंदर, या 3 पैराग्राफ के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप किसी भी चीज को समझो तो उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग के अंदर बनाते चलो पॉइंट बाय पॉइंट, कि सबसे पहले ये बात लिखनी है, फिर ये बात लिखनी होती है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर वो वाली बात है, इस तरीके से तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर चाहे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लिख लोगे उसको एक्सप्लेन कर करके अच्छे से, अगर शॉर्ट नोट आ जाए फिर भी आप लिख लोगे, तो वो स्ट्रेटेजी दोनों जगह काम कर जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ध्यान से बस समझना बेटा,
सारा खेल समझने का है। ठीक है, चलो पहले कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखो, पंचायत क्या है, व्हाट इज पंचायत। अब ये मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा, अमेजॉन प्राइम वाली, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहा हूं। और देखिए बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत मजेदार सिस्टम है। पंचायती राज सिस्टम, आपको याद होगा हम जब डीपीएसपी पढ़ रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे थे, वहां पर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आपको याद होगा, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो राज्य है वो ये कोशिश करेगा कि वो पंचायती राज सिस्टम को लेके आए। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाए जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ग्राउंड रूट लेवल पे काम करे, डेमोक्रेसी को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लेके जाए। और ये सपना था महात्मा गांधी जी का, और महात्मा गांधी जी ने उसको अपनी किताबों में बार बार दोहराया भी है। उनका ये मानना था कि किसी भी देश के अंदर, भारत के ही अंदर नहीं, किसी भी देश के अंदर सही मायनों में डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र आ ही नहीं सकता जब तक वो व्यवस्था उनके गांवों में ना हो, जब तक वो व्यवस्था बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ना जाए। ठीक है, तो उनका ये विश्वास था। और किसी भी कारणवश जब हमारा भारतीय संविधान बना तो हम पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और उसके पीछे काफी स्ट्रगल्स थे। स्ट्रगल्स ये थे कि हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं था, हमारे पास इतना डेवलप्ड सिस्टम नहीं था। तो हमने सोचा कि इसको हम डीपीएसपी में डाल देते हैं और कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी लेके आए। उम्मीद तो थी कि 10 से 15 साल के बीच में आ जाना चाहिए, पर दुर्भाग्य के कारण वो नहीं आ पाया, बहुत लंबे समय तक नहीं आ पाया। पर ऐसा नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम को लाने की कोशिश नहीं हुई। सबसे पहली कोशिश हुई 1957 में ही, 1957 में ही। तब क्या किया, एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। लो, नोट कर लो, आपका आंसर इन्हीं पॉइंट से शुरू होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कमेटी बनाई गई दोस्तों 1957 में हमारी भारतीय सरकार के द्वारा। और क्या काम था इस कमेटी का, इस कमेटी का यही काम था कि ये रिसर्च करे, और रिसर्च करने के बाद सरकार को राय दे कि हम अपने भारत देश के अंदर ये पंचायती राज सिस्टम को कैसे लागू कर सकते हैं। मतलब हमें क्या सिस्टम डेवलप करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सबको ये पता करें। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है दोस्तों, इस शब्द को आप भी इस्तेमाल करना अपने आंसर में, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर जो पावर है, जो ताकत है, उसका वितरण करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। जितना सिस्टम डिसेंट्रलाइज होगा, जितनी पावर डिसेंट्रलाइज होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों में बटी हुई होगी, छोटे छोटे हाथों तक पहुंचेगी, उतना ही सिस्टम मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। और जितनी ज्यादा पावर सेंट्रलाइज्ड होगी, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत होगी, उतना सिस्टम वो खराब होगा, डेमोक्रेसी से उतना ही वो दूर चला जाएगा। तो ये जो कमेटी है, इसका यही काम था कि वो एंश्योर करे कि हम अपने देश के अंदर कैसे इस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं और पंचायती राज सिस्टम को लेके आ सकते हैं। अब ये जो कमेटी थी, इसने बहुत रिसर्च करी, और उस रिसर्च करने के बाद इसने कुछ रिकमेंडेशन दी, और इनके रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा रोल है उन सारे आर्टिकल्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर हैं आज के समय पे। इन लोगों ने सबसे पहले तो बताया कि हम लोग एक 3 टियर सिस्टम बनाएंगे।
3 टीयर सिस्टम। 3 टीयर सिस्टम का मतलब 3 लेवल पे व्यवस्था होगी, ऊपर से नीचे की तरफ 3 लेवल पे बनाएंगे। सबसे ऊपर हम बनाएंगे जिला परिषद, जिला परिषद सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल पे। उसके नीचे हम बनाएंगे पंचायत समिति। ये सब नोट करना, ज्ञान की बातें नहीं हो रही हैं, जो भी कुछ लिखा जा रहा है सब आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरे लेवल पे बनाएंगे ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन काम करेगा। ये जो सबसे पहला है जिला परिषद, जिला का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करेगा। जो ये बीच वाला है पंचायत समिति, ये ब्लॉक के लेवल पे काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट से जो छोटा एरिया होता है ब्लॉक, उसके लेवल पे काम करेगा। और जो आखिरी में ग्राम सभा है, ये गांव के लेवल पे काम करेगा। ब्लॉक से भी जो छोटा होता है वो होता है गांव, ठीक है। ये गांव के लेवल पे काम करेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मान लीजिए ये जिला है पूरा, इसके बारे में कौन है, जिला परिषद है। मान लीजिए ये है आपका क्या कहते हैं, ब्लॉक, इसमें कौन काम करेगा, पंचायत समिति। और मान लीजिए ये है गांव, इसमें कौन काम करेगा, ग्राम सभा, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट। ऐसा डायग्राम बना लो अपने नोट्स में, बनाया ना एग्जाम में। ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया आपका ब्लॉक, और ये हो गया आपका विलेज, ठीक है। क्लियर है। ये रिकमेंडेशंस दोस्तों निकल के आई हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी से। पर दोस्तों बहुत समय लग गया और राज्यों ने अपने स्तर पर इस काम को लाना शुरू कर दिया। राज्यों ने इंतजार नहीं किया कि हम बैठे इंतजार करें केंद्र का। राज्यों ने अपने सिस्टम बनाना शुरू कर दिए। और सबसे पहला राज्य जिसने ऐसा पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया वो कौन सा था, राजस्थान। वो कौन सा था, राजस्थान। राजस्थान एक पहला राज्य बना जहां पर ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। क्योंकि राजस्थान का देखो कल्चर काफी स्ट्रांग है, विलेज लेवल से ही वहां पे जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड दैट वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना जहां पे ये सिस्टम आया, ठीक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी बना लिया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास ही बनाया है इन्होंने। तो पहले राजस्थान ने बनाया और फिर आंध्र प्रदेश। एपी लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिखना है अपने नोट्स के अंदर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने बनाया, ठीक है। फिर बाकी के भी राज्यों ने लिया उस सिस्टम को, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो जो डिबेट एंड डिस्कशन है सेंट्रल लेवल पे, वो फिर से धीमा पड़ गया, स्लो डाउन हो गया। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुआ क्या कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर 1968 से लेके लगभग 1992 तक का जो पीरियड था ना, वो बहुत ही डेंजरस पीरियड था, बहुत ही हिकअप से भरा हुआ था। मतलब केंद्र की लेवल पे जो राजनीति थी उसका स्तर बहुत गिर गया था, बहुत ज्यादा खींचतान चल रही थी, ठीक है। मतलब ऐसी जो बातें थी पंचायत वगैरह वाली बातें, जरूरी बातें, पर पॉलिटिकली जो इतनी रिलेवेंट नहीं थी वो सब साइडलाइन हो गई थी। बस चल रही थी खींचतान, आपस में पार्टीज के बीच में, कोर्ट में और सरकार में, ये सब हो रहा था। और ये सब चलता रहा। ये मान के चलिए कि राजीव गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ तब तक लगभग ऐसी ही स्थिति थी। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो भले ही बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस आई बलवंत राय मेहता कमेटी से जो हमने अभी नोट करी, पर कुछ भी बहुत इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। फिर क्या हुआ, एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। नोट करते चलना बेटा, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी।
और ये अशोक मेहता कमेटी आई है 1977 में जाके। और ये कौन सा पीरियड है 1977 वाला, याद करो, वही इमरजेंसी हट रही है, ठीक है, स्थिति थोड़ी सी ठीक हो रही है, जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो वो वाले पीरियड में इस कमेटी को फिर से, मतलब जब लगा कि हाँ थोड़ा सा ठहराव आया है पॉलिटिक्स में, तो इस कमेटी को अपॉइंट किया गया। इस कमेटी ने 1978 में, मतलब अगले ही साल, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और कुछ रिकमेंडेशंस दी जो इसी पंचायती राज सिस्टम के बारे में थी। और यहाँ पे भी इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर वही जो 3 टायर सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया ना, उसी के बारे में दोबारा से बात की कि हमको 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज को हमको कंटिन्यू। देखो, अशोक मेहता कमेटी में और बलवंत राय मेहता कमेटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। बलवंत राय कमेटी का जो ओपिनियन था वो ये था कि हर परिस्थिति में, वॉट एवर बी दी सिचुएशन, हमको हर जगह यही 3 टायर सिस्टम लेके जाना चाहिए, मतलब ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो अशोक मेहता कमेटी थी, उनका कहना था कि वैसे तो 3 टायर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे देश का जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इक्वल जैसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी में जाओगे तो वहां पे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां के गांव तो बहुत बड़े बड़े हैं, वहां का ब्लॉक लेवल तो बहुत भरा भरा है, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहां के लिए तो 3 टियर सिस्टम बहुत अच्छा है। पर मान लो आप नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव में चले जाओगे या फिर कहीं साउथ में किसी गांव में चले जाओगे, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हम 3 टायर सिस्टम बनाएं। ऐसी जगह के लिए 2 टायर सिस्टम ज्यादा एक इफेक्टिव तरीका होता है। तो इनडायरेक्टली जो अशोक मेहता कमेटी थी, उसका जो रिकमेंडेशन था वो था कि हमको 2 टियर सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो एक ज्यादा इफेक्टिव मीन रहेगा। एक तो इससे एक्सपेंस बचेगा, आप 3 लेवल एस्टेब्लिश करोगे तो तीनों लेवल के इलेक्शंस होंगे, उसका अपना खर्चा होगा। 2 टियर है तो उसका ज्यादा एफिशिएंसी से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और जरूरत के अनुसार भी होगा। तो ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस हमारी इस कमेटी के द्वारा दी गई, ठीक है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो सरकार के सामने था कि हमको ये पंचायती राज सिस्टम बनाना चाहिए, क्या इसके लिए कानून बना दें वो काफी है, एक नॉर्मल सा कानून बना दें बिल पास करके लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ठीक रहेगा, या फिर हमको भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करना चाहिए और इस बारे में भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान बनाने चाहिए। मतलब द क्वेश्चन वाज, शुड द पंचायत system be recognized in the constitution? ये सवाल था। जरूरी तो नहीं है, आम कानून भी बनाया जा सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा कानून होता जिससे राज्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता, तो राज्यों से असेंट भी ले ली जाती, और अगर असेंट मिल जाती तो ठीक है, कानून बन जाता। पर कुछ लोगों की ऐसी रिकमेंडेशन थी कि हमको इसके बारे में भारतीय संविधान के अंदर ही प्रावधान बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत एसेंशियल फीचर होने वाला है हमारे पूरे भारत देश का। तो अगर हमने अपने संविधान के अंदर लोकसभा की बात की हुई है, अगर हमने अपने संविधान के अंदर राज्यसभा की बात की हुई है, अगर हमने अपने संविधान के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल की बात की गई है, तो अगर हम तीसरा टियर बना रहे हैं, अगर हम पंचायती राज सिस्टम बना रहे हैं, तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना ही चाहिए। उसको केवल कानून के माध्यम से बना देना ठीक नहीं रहेगा, लोग उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और देखो, ये व्यू बिल्कुल ठीक भी था, जस्टिफाइड भी था, एंड दैट वाज द रीजन कि हम लोग 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आए और ये सारा काम शुरू हुआ। तो जहां तक पंचायत की बात है, क्योंकि अभी हम लोग पहले पंचायत पढ़ रहे हैं, बाद में म्युनिसिपैलिटी पढ़ेंगे, तो पंचायत के लिए जो भारतीय संविधान में संशोधन आया, वो आया दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया 1992 में जाके, 1992 में जाके ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। और इसने सबसे पहला क्या किया, इसने जो पंचायती राज सिस्टम है
उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया। इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल recognition to the पंचायती राज सिस्टम, the पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, क्या मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया, जो बहुत बड़ी बात थी। और इसकी वजह से हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक नया पार्ट भी ऐड हुआ, जिसको हम बोलते हैं पार्ट 9। पार्ट 9, ठीक है। इट ऑल्सो एडेड पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल्स हैं, जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं पंचायत के संबंध में, वो हैं आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 से डिस्कशन हमारा शुरू हो जाता है एंड इट गोज अप टिल आर्टिकल 243O। ठीक है, अब मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि इन आर्टिकल को बैठ के रटने लगो, ठीक है, ऐसा मत करना, पागल हो जाओगे। ठीक है, और ये जो पार्ट है पार्ट 9, इसका टाइटल क्या है? दी पंचायत। दी पंचायत। ये सारे बदलाव आए इस भारतीय संविधान के संशोधन से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, और ये डायरेक्ट रिकॉग्निशन था हमारे आर्टिकल 40 का, जिसमें लिखा हुआ था कि जो स्टेट है वो कदम उठाएगा विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की। पर याद करो, आर्टिकल 40 के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई थी, जिसमें मैंने एम्फेसाइज भी किया था जब आपको आर्टिकल 40 पढ़ा रहा था। आर्टिकल 40 केवल ये नहीं कहता कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी है, आर्टिकल 40 के अंदर ये भी बात लिखी हुई है कि इन विलेज पंचायत को नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटीज भी दी जाएं, जिससे कि वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करे। यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह, इन दोनों बातों पे फोकस रखना पड़ेगा बेटा हमको आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि ये पंचायत को हमें एम्पावर करना है, जिससे कि ये यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करे। अब बना तो दिया, मतलब जो पहला भाग है आर्टिकल 40 का वो तो पूरा हो गया कि हमने विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, पर ये दूसरा भाग पूरा हुआ है या नहीं, मतलब क्या पंचायत सिस्टम को उतनी पावर दी गई है या नहीं, उतनी अथॉरिटीज दी गई हैं या नहीं कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करें। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो किसी पे निर्भर ना हो, खुद आजादी से अपने फैसले ले सके, वो हमें देखना होगा। अभी बारी बारी से आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सच में ऐसा हो पाया है या नहीं हो पाया है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक एक बार मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो कि सब कुछ ठीक है। ऑल गुड? सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो आर्टिकल 243 है उसमें अलग अलग शब्दों की डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई है। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर। हाँ, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट करा देता हूं। देखो, जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं, ग्राम सभा क्या है? हमारे इन जो 3 टीयर का सिस्टम है उसका सबसे नीचे वाला टीयर है। तो ग्राम सभा का क्या काम है? वो विलेज के लेवल पे काम करती है। तीनों को समझ लो। ग्राम सभा जो है, ठीक है, इट वर्क्स एट द विलेज लेवल, एट द विलेज लेवल। और कौन लोग इसके पार्ट होते हैं? वो सारे लोग, all people registered on the electoral
रोल एट द विलेज लेवल, ठीक है, एट द विलेज लेवल पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है। तो ग्राम सभा जो होती है वो गांव के लेवल पे काम करती है, विलेज के लेवल पे काम करती है, ठीक है। और जो भी लोग उस गांव के लेवल पे, गांव के अंदर इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर्ड हैं, इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, एक रोल मेंटेन किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिनमें उन सारे लोगों के नाम होते हैं जो वोटर लिस्ट में है, मतलब जो लोग वोट डाल सकते हैं। तो किसी भी गांव के अंदर जो इलेक्टोरल रोल पे जिन जिन का नाम है वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इस ग्राम सभा के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब वोट वगैरह डालते हैं, ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 2430 नहीं बेटा, आर्टिकल 243 ओ लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 ओ, आर्टिकल 243 ओ, ठीक है। आगे ये वाली बात समझ में। इसी तरीके से जो सेकंड लेवल है हमारा वो है पंचायत समिति, वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति, और इसके बारे में भी वही बात, इट वर्क्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर देता हूं, इट वर्क्स एट द लेवल ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक कौन से लेवल पे, कहां गया, ये वाला, ब्लॉक लेवल पे। और वही बात, ब्लॉक लेवल पे जो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्टोरल रोल पे वही सारे वोट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऑल द पीपल रजिस्टर्ड एट द इलेक्टोरल रोल एट द लेवल ऑफ ब्लॉक, वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वोट वगैरह डालते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद, जिला परिषद। ये किसके लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये वाला जो सबसे बड़ा है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और फिर से यहाँ पे भी वही बात कि इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर्ड हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर्ड हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको तीनों ही के बारे में समझनी चाहिए, क्लियर है, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद सुनो एक पहली बात, देखो दोस्तों, जहां तक बात ग्राम सभा की है वो उन पावर्स को एक्सरसाइज करती है, उन फंक्शंस को एक्सरसाइज करती है विलेज लेवल पर जो भी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बताएगी उसको कानून के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये कहां पे लिखी हुई है, आर्टिकल 243 के ए के अंदर, आर्टिकल 243 के ए के अंदर। आर्टिकल 243 का एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा परफॉर्म्स, ग्राम सभा परफॉर्म्स such functions as determined by state legislature, SL का मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर, बाई वे ऑफ लॉ। अब यहीं पे आप एनालाइज करते रहना पॉइंट बाय पॉइंट कि आर्टिकल 40 का वो जो दूसरा वाला पॉइंट था जहां पर हम बोल रहे थे कि उनको बनाया जाएगा क्या, यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, वो बन पाए हैं या नहीं, क्योंकि जिस आर्टिकल से हम लोगों ने शुरुआत ही की है, जो सबसे ही पहला आर्टिकल 243A है, वो कह रहा है कि भाई ग्राम सभा जो फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी वो हमारा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बताएगा कानून के माध्यम से। तो आपने पहले ही लेवल पे उनके फंक्शंस के ही बारे में उनको निर्भर कर दिया है, किसके ऊपर, किसके ऊपर निर्भर कर दिया, सीधे तौर पर स्टेट लेजिस्लेचर।
अब आप खुद ही कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर काम करे? देखो, एक चीज होती है गाइडेंस देना और एक चीज होती है उसके ऊपर कंट्रोल रखना। दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। और ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है, ये गाइडेंस की नहीं लिखी है बेटा। दिस इज नॉट गाइडेंस, दिस इज डायरेक्ट कंट्रोल। दिस इज डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट करो। आर्टिकल 243 का बी कहता है कि पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, पंचायत विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड at all three levels, at all three levels। ठीक है, तीनों लेवल पे, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों लेवल पे पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होंगी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद करो अशोक मेहता कमेटी की बात, अशोक मेहता कमेटी की बात आ रही है। बट हाँ, बट इफ the population is less than 20 lakhs, then पंचायत समिति, मतलब इंटरमीडिएट लेवल, देन पंचायत समिति, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, द इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला लेवल, द इंटरमीडिएट लेवल may not be established, कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो नियम ये है कि किसी भी राज्य के अंदर 3 लेवल पे पंचायत बनेंगी। ठीक है, मतलब तीनों लेवल होंगे, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब 3 टियर फॉलो करेंगे। और 3 टियर वॉज, याद करो कौन सी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन। पर अगर कोई भी राज्य है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, अगर कोई भी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो ऐसे किसी स्टेट में आपको इंटरमीडिएट लेवल मतलब पंचायत समिति को एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं होगा। अब आगे बात समझ में कि कैसे बैलेंस किया बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में और अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में, कि वैसे तो 3 टायर है, तो बड़े जितने भी स्टेट्स हैं सब में 3 टायर, पर कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहां पे 2 टायर सिस्टम है। और 2 टायर होगा तो कौन कौन होंगे, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में बैलेंस आउटरीच कर दिया। ये जो 20 लाख की पॉपुलेशन की बात हो रही है ना बेटा, ये स्टेट की बात हो रही है, उस राज्य की जहां पे ये हम लोग पंचायती राज सिस्टम को लेके आ रहे हैं, स्टेट की बात हो रही है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो, अब इसके बाद करते हैं बात कंपोजिशन की। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट की, अगर वो चाहे तो कानून बनाकर प्रावधान बना सकती है जहां तक इन पंचायतों की कंपोजिशन की बात है। क्रॉस चेक करते रहना बार बार आर्टिकल 40 के साथ। मतलब जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, हमारा जो क्या नाम है, विधायिका है राज्य के लेवल पर, वही डिसाइड करेगी कि ग्राम सभा की कंपोजिशन क्या होगी, मतलब कौन कौन लोग बैठेंगे ग्राम सभा में, कितनी सीट्स होंगी, पंचायत समिति की कंपोजिशन क्या होगी, जिला परिषद की कंपोजिशन क्या होगी। कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर बच्चों, स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, ब्रेक भूल गए आज? चलो ये वाला आर्टिकल पढ़ लो, ये वाला पॉइंट पढ़ लो, फिर ब्रेक दे दूंगा। कौन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर रहा है क्या, कंपोजिशन, तीनों लेवल की। ठीक है,
पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सीट्स डिटरमाइन की जाएंगी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो भरी इलेक्शन से ही जाएंगी, और इलेक्शन भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, इसको और नोट कर लो। ठीक है, द कंपोजिशन at all three levels will be determined by the state legislature. ठीक है, however it is essential that all seats at all three levels must be filled by way of direct elections, कंपोजिशन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, पर यह जरूरी है कि जो भी कंपोजिशन हो वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, इसी तरीके से हर एक व्यक्ति चुना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलो, ये हो गया बच्चे आपका कंपोजिशन। चलो, ब्रेक चाहिए बच्चे? जल्दी तो नहीं छोड़ सकता हूं मैं, ब्रेक दे सकता हूं अगर ब्रेक चाहिए तो। 5 मिनट का बताओ, चाहिए? फटाफट से बताओ। चलो, ब्रेक ले लो। अभी 5:18 हो रहे हैं बच्चों मेरे फोन से। जैसे ही 5:23 होंगे हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, 5:23 पे वी विल रेज्यूम विद द क्लास। पानी वानी पी लो, रिलैक्स कर लो जाके फटाफट।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा, कंटिन्यू करें अपने डिस्कशन को। तैयार? चलो अब मैं बात करता हूं दोस्तों रिजर्वेशन की, ठीक है। रिजर्वेशंस इन पंचायत सिस्टम, इन पंचायत सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में जो है वो है आर्टिकल 243 का डी। वैसे बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है, खो मत जाना इसके भूल भुलैया में, ध्यान से सुन लो समझ लो, ठीक है क्या कह रहा हूं। देखो आर्टिकल 243 डी कहता है कि सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, पंचायत के अंदर सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। और किस किस के लिए रिजर्व किया जाएगा? शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। सीट्स will be reserved at all three levels, at all three levels for scheduled castes and scheduled tribes. The reservation will be provided on rotation basis, रोटेशन बेसिस। क्या है ये रोटेशन बेसिस, इसको समझते हैं। देखो तीनों ही लेवल पे, बी इट द लेवल ऑफ ग्राम सभा, बी इट द लेवल ऑफ पंचायत समिति और बी इट द लेवल ऑफ जिला परिषद, तीनों में से किसी भी लेवल पे ये जरूरी होगा कि शेड्यूल्ड कास्टेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो रिजर्वेशन होगा ये रोटेशन के आधार पर होगा। अब ये रोटेशन का आधार कैसे काम करता है? मान लो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा है मान लो, और इस ग्राम सभा के अंदर ये जो गांव है, इस गांव में एक सीट यहां पे है, 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 एक सीट यहां पे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल टोटल 5 सीटें हैं और हमने क्या कहा है, रिजर्वेशन मिलेगा शेड्यूल कास्टेस को और शेड्यूल ट्राइब्स को। शेड्यूल कास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, आज इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं। तो जब इलेक्शन हो रहे हैं तो मैंने कहा कि ये वाली जो सीट है, ये वाली जो सीट है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग इस सीट से कंटेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोग कर सकते हैं, 3 करें, 4 करें, 10 करें, फर्क नहीं पड़ता, वो सारे लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ही हों। जिससे क्या होगा, जो भी जीतेगा वो शेड्यूल कास्ट का ही बंदा जीतेगा, ठीक है। तो ये सीट रिजर्व कर दी फॉर एग्जांपल 2024 में शेड्यूल कास्ट के लिए, और इसी तरीके से मानो ये वाली सीट रिजर्व कर दी शेड्यूल ट्राइब के लिए कि इस सीट से जो भी लोग लड़ेंगे वो शेड्यूल ट्राइब के ही बंदे होंगे, ठीक है। और इलेक्शन हो गया, इस सीट से एक बंदा चुन के आ गया शेड्यूल कास्ट का, इस सीट से बंदा चुन के आ गया शेड्यूल ट्राइब का। अब क्या हुआ, अगले इलेक्शन हो रहे हैं, अब नए इलेक्शन आ गए, नया इलेक्शन हो रहा है। अब नए इलेक्शन में दोबारा से यही सीट रिजर्व नहीं होगी शेड्यूल कास्ट के लिए, दोबारा से यही सीट रिजर्व नहीं होगी शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब अगली बार क्या होगा, कोई दूसरी सीट को रिजर्व कर देंगे शेड्यूल कास्ट के लिए। अब ये कर देंगे फ्री, अब ये कर देंगे कि ये वाली सीट शेड्यूल कास्ट के लिए होगी और ये वाली सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए होगी। तो इस तरीके से रोटेशन चलता है। फिर से अगला इलेक्शन होगा, फिर से ये वाली सीटें नहीं रहेंगी, कोई दूसरी सीट होगी, फिर ये वाली सीट बन जाएगी शेड्यूल कास्ट की, फॉर एग्जाम्पल ये वाली बन जाएगी शेड्यूल ट्राइब की। तो इसे कहते हैं रोटेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन देना। मतलब हर इलेक्शन में सीट रिजर्व होंगी, पर हर एक इलेक्शन में वही सीट रिजर्व नहीं होगी।
हर इलेक्शन में सीट रोटेट हो जाएगी, कोई दूसरी सीट रिजर्व हो जाएगी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। तो हमारा क्या कहता है प्रावधान, आर्टिकल 243 का हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डी। आर्टिकल 243 का डी क्या कहता है कि रिजर्वेशन होगा शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और वो रोटेशन के बेसिस पे होगा। क्या होगा, रोटेशन के बेसिस पे होगा। समझ में आ गया? एक तो हो गया ये रिजर्वेशन। इसके अलावा 1/3 ऑफ द सीट्स, 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स at all three levels will be reserved for women, एक तिहाई सीट तीनों लेवल पर। कितनी, एक तिहाई सीट तीनों लेवल पर रिजर्व्ड रहेगी वुमेन के लिए, मतलब कि महिलाओं के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो वुमेन का रिजर्वेशन होता है ये 1/3 होता है कैटेगरी वाइज, मतलब जितनी भी सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं उसकी भी 1/3 वुमेन होंगी शेड्यूल कास्ट। जितनी भी सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं उसकी भी 1/3 जाएंगी शेड्यूल ट्राइब वुमेन को। और जितनी भी सीट्स जनरल के लिए रह गई हैं उन जनरल की भी 1/3 सीट जाएंगी वुमेन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी भी इलेक्शन में टोटल 6 सीट्स को रिजर्व किया गया है, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। इसी तरीके से मान लो किसी भी इलेक्शन में 3 सीट्स को रिजर्व किया गया है, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। और इसके अलावा मान लो 9 सीट्स बची हैं जनरल की। ये इलेक्शन हो रहा है जिसमें 6 सीट एससी की हैं, 3 सीट एसटी की हैं और 9 सीट जनरल कैटेगरी की जा रही हैं। अब ये जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो कोई अलग से नहीं होगा, यहाँ पे चौथे नंबर पे नहीं आएगा, वो इसी के अंदर मिलेगा। मतलब ये जो 6 सीट्स हैं इसकी 1/3 वुमेन होंगी। मतलब ये जो 6 एससी लोग चुने जाएंगे इसमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो 3 एसटी चुने जाएंगे इसमें से 1 महिला होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो 9 लोग जनरल कैटेगरी के चुने जाएंगे इनमें से 3 महिला होनी चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? 6 का 1/3 कितना होता है, 2, 3 का 1/3 कितना होता है, 1, और 9 का 1/3 कितना होता है, 3। तो इन्हीं में से कैटेगरीज में से ही महिलाओं के लिए इस तरीके से सीट्स रिजर्व होंगी। आ गई बात समझ में? और ये भी जो इलेक्शन है बच्चों, ये भी जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया जाता है ये भी रोटेशन के ही बेसिस पे होता है। कहने का मतलब है, मान लो ये है ग्राम सभा, इसके अंदर एक ये सीट है, 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 एक ये है, एक ये है, ऐसे करके। और मान लो किसी भी साल में ये सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और ये एक ऐसी सीट है जो महिलाओं वाली है, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट वुमेन लड़ेंगी, तो सारी महिलाएं लड़ेंगी इस सीट से जो शेड्यूल कास्ट की होंगी। तो ये मानो 2024 का इलेक्शन हो रहा है। अब अगला जब भी इलेक्शन होगा तो यही सेम सीट रिजर्व्ड नहीं रहेगी शेड्यूल कास्ट के लिए, महिलाओं के लिए। अब अगली बार शायद ये वाली सीट हो जाएगी जो शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए होगी।
या फिर ये वाली हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इस साल में शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए ये सीट रिजर्व्ड है तो अगली बार ये नहीं होगी, ये होगी या कोई दूसरी होगी। इसीलिए अगर जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये वाली सीट जा रही है इस साल, तो अगली साल कोई दूसरी जाएगी। तो महिलाओं का भी जो रिजर्वेशन होता है सीट्स के ऊपर, वो भी रोटेशन के बेसिस पे ही होता है। पिछली बार जो सीट महिला के लिए रिजर्व थी, अगली बार वो महिला के लिए नहीं होगी। ठीक है, आगे समझ में क्लियर? आ गया? हाँ, मतलब सेम पॉइंट सेम नहीं होगा। मतलब अगर इस बार शेड्यूल कास्ट वोमेन है किसी सीट पे, तो अगली बार सेम नहीं होगा। हो सकता है उस सीट पे अगली बार शेड्यूल ट्राइब हो, कोई पुरुष हो शेड्यूल ट्राइब, या कोई पुरुष हो शेड्यूल कास्ट, या फिर कोई और हो जनरल कैटेगरी का बंदा, पर सेम नहीं होगा। रोटेशन, रोटेट होता रहना चाहिए हमेशा, इट शुड रोटेट ऑलवेज। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? और ये तो केवल सीट्स की बात हो रही है कि टोटल सीट्स में हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। इतना ही नहीं बेटा, जो चेयर पर्सन होते हैं ना, जो चेयर पर्सन होते हैं, उसके लिए भी सीट रिजर्व की जाती है। किन के लिए? शेड्यूल कास्टेस के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और महिलाओं के लिए। द सीट्स फॉर द पोस्ट ऑफ chairpersons at all three levels are also reserved for scheduled castes, scheduled tribes and women। कहने का मतलब है रिजर्वेशन केवल ग्राम सभा या फिर जिला परिषद या पंचायत समिति के मेंबर बनने के लिए नहीं है, उसका चेयरपर्सन बनने के लिए भी है। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई साल आएगा कि जो चेयरपर्सन बनेगा वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ही बंदा बनेगा, या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का ही बंदा बनेगा, यहाँ कोई महिला ही बनेगी। तो किसी किसी साल में हम उस पद को, चेयरपर्सन के पद को भी रिजर्व कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लिखो। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? तो चेयरपर्सन की सीट्स भी रिजर्व रहती है। चेयरपर्सन तो बेटा एक ही होता है ना, उसमें रोटेशन कैसे चलाओगे? चेयरपर्सन तो एक ही होगा ना, रोटेशन तो तब चलता है जब एक से ज्यादा सीट्स होती है। चेयरपर्सन तो एक ही होगा। तो ऐसा होता है, देखो मैं बताऊं, जैसे अभी 2024 है तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी का बंदा चेयरपर्सन बने। 2025 आएगा तो बोल देंगे शेड्यूल कास्ट का बनेगा। 2026 आएगा तो बोल देंगे शेड्यूल ट्राइब का बनेगा। 2027 आएगा बोल देंगे महिला का होगा। 2028 का आएगा तो बोल देंगे जनरल कैटेगरी की महिला बनेगी। इस तरीके से बारी बारी से हमको वेट करना पड़ता है, ईयर बाय ईयर। इसके बारे में जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो नियम कानून बनाती है। चेयरपर्सन ऑफ व्हाट? किसकी बात हो रही है? किसके चेयरपर्सन की बात हो सकती है बेटा? किसके चेयरपर्सन की बात हो सकती है हमारे आज के सेशन में? ग्राम पंचायत का चेयरपर्सन, पंचायत समिति का और जिला परिषद। ठीक है, क्लियर है? चल, ये हो गया आपका रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा। अब आखिरी मुद्दा पढ़ लेते हैं, फिर आप सबकी छुट्टी हो जाएगी, बाकी हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग ड्यूरेशन की बात, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हर एक जो पंचायत है
हर एक जो पंचायत है उसका जो टर्म होता है वो टर्म होता है दोस्तों 5 साल का। कितना? 5 साल का, 5 इयर्स का टर्म होता है। और ये 5 ईयर का टर्म कब से काउंट होना शुरू होता है? जिस दिन पहली मीटिंग होती है। तो ग्राम सभा हो गई, पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गई, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगी और उनकी जब पहली मीटिंग होगी इलेक्शन के बाद, उससे 5 साल का समय उनको मिलता है। 5 इयर्स का टर्म उनको मिलता है। और हमेशा ये नियम है कि नई ग्राम सभा, नई पंचायत समिति या फिर नया जिला परिषद चुन के आ जाना चाहिए जब तक जो अभी पहले से चल रहा है उसका टर्म पूरा हो। तो पुराने वाले का टर्म पूरा होने से पहले नई ग्राम सभा, नया पंचायत समिति, नया जिला परिषद हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? पर दोस्तों इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पंचायत है उसको डिसॉल्व होना पड़े, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए किसी भी कारणवश। जब भी डेसोल्यूशन होता है तो वहां पर डेसोल्यूशन के 6 महीनों के अंदर, डिसोल्यूशन के 6 महीनों के अंदर दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नोट करा देता हूं आप लोगों को। जो बात करता है ड्यूरेशन की, ठीक है। The normal term of panchayats, at all three levels is 5 years, ठीक है। However, they may be dissolved. They may be dissolved before the expiry of said period. मतलब 5 साल से पहले उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। If they are dissolved, fresh elections must be conducted within 6 months, ठीक है, क्लियर है? ये बात लिख लिया। 5 साल का टर्म है, 5 साल से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, पर अगर डिसॉल्व किया जाता है तो फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए 6 महीनों के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें बस एक और बात याद रख लो, और वो बात ये है, इट इज एसेंशियल दैट fresh elections must have been conducted before the expiry of the term of 5 years। मतलब ये जरूरी है कि जब वो नॉर्मल टर्म 5 साल का पूरा हो, उससे पहले फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिससे कि हमें वेट ना करना पड़े। ठीक है, हाँ बेटा, हो सकता है।
देखो रोटेशन में ऐसा, हम तो एग्जाम्पल में ले रहे हैं 5 सीट या 10 सीट, वैसे तो सीट्स कितनी ज्यादा होती हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई एससी के लिए रिजर्व है, चाहे एससी की वुमेन के लिए रिजर्व हो, अगली बार उसको जनरल के लिए कर देंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी इश्यू थोड़ी ना है। रोटेशन में कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती, सीट्स बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं कि 4-5 में ही घूमेगा, 50, 100, 150 के नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया दोस्तों आपका ड्यूरेशन की बात। चलो आज का समय बच्चे समाप्त हो गया है, कल हम लोग इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कल सबसे पहले तो ये पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म कर लेंगे, फिर मैं आपको म्युनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा दूंगा। ठीक है, ऑल गुड। एक बार मुझे चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप करके बता दो जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्लियर है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट वगैरह रह गया तो उसको लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, उसको हैंडल कर लेंगे बाद में। ऑल गुड, समझ में आया सब कुछ? चलो ठीक है, अब जाओ, टाटा बाय बाय। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार।